जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो रिकवर होगा या नहीं होगा, और अगर रिकवर होगा तो कितना टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए, वो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न रहता है और नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। इट्स वेरी नेचुरल कि अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो आपको भी ये टेंशन होगी यार कि मैं इतना पैसा खर्चा करके दूसरे देश में पढ़ाई करने जा रहा हूँ और ये पैसा मैं वापस बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, और अगर बना भी लिया तो कितना टाइम लग जाएगा और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आएंगे, वहां पे खर्चा कितना होगा। तो उन्हीं सब बातों को आज डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि F1 वीजा पे एज अ स्टूडेंट जब आप OPT पे काम करते हो आप कितना पैसा बना सकते हो, और जब आप OPT पे रहते हो तब आप H1B वीजा के लिए भी अप्लाई करते हो, और अगर आप लकी हुए तो आपको वीजा मिल जाएगा और आप काम करना कंटिन्यू कर सकते हो। तो उस टाइम पे आप कितने पैसे बनाओगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझे पूछते हैं कि क्योंकि H1B वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है और जैसे आगे टाइम जाएगा आई थिंक और भी डिफिकल्ट होगा, इन माय पर्सनल ओपिनियन। वो लोग पूछते हैं कि क्या हम F1 OPT पे ही 2-3 साल काम कर लें और पैसे कमा लें और वापस इंडिया चले जाएं, मतलब H1B स्पॉन्सरशिप की जरूरत ही नहीं है उनको, मतलब उसको बाईपास कर दें। तो यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर किसी एम्प्लॉयर को हायर करती है तो वो चाहती है कि वो लंबे टाइम तक काम करे। 2-3 साल में अगर आप छोड़ के जाने वाले हो तो वो कंपनी के लिए फीजिबल नहीं है, क्योंकि उनको ऑनबोर्डिंग की कॉस्ट है, उनको हायरिंग की कॉस्ट है। तो वो सब कॉस्ट को अगर आप फैक्टर इन करोगे तो उनके लिए फीजिबल नहीं है कि वो हर 2-3 साल में किसी नए बंदे को ट्रेन करें और जॉब में लें। तो इसलिए वो लोग पहले से क्लैरिफाई करते हैं कि वो लोग स्पॉन्सरशिप देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रहे हैं तो वो लोग उस केस में प्रेफर करते हैं कि वो किसी सिटीजन को हायर करें या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर को हायर करें जो यहाँ पे लंबे टाइम तक रह सकता है और उसको स्पॉन्सरशिप की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मास्टर्स खत्म होने के बाद आपके पास सिर्फ 60 डेज होते हैं टू फाइंड अ जॉब, और उस टाइम पे आप OPT आपका चालू होता है। अगर आपको 60 डेज के अंदर जॉब मिल गई तो आप OPT पे काम कर सकते हो। OPT का फुल फॉर्म है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो नाम से ही समझ में आता है कि वो ऑप्शनल है और उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि वो आपकी स्टडी के फील्ड में होना चाहिए। तो अगर आपने कॉम्प्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है तो आपका जो जॉब लगेगा OPT पे वो कॉम्प्यूटर साइंस में ही होना चाहिए। उसका कोई मिनिमम सैलरी नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक OPT इंजीनियर की सैलरी अप्रोक्सीमेटली $87,000 है फॉर द ईयर। इन माई पर्सनल ओपिनियन OPT इंजीनियर और H1B इंजीनियर की सैलरी में ज्यादा फर्क नहीं होता है, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट स्किल एंड द राइट टैलेंट। ये सच है कि OPT इंजीनियर की सैलरी थोड़े लोअर साइड पे हो सकती है क्योंकि वो जस्ट ग्रेजुएट हुआ है, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज। यहाँ के एम्प्लॉयर्स को भी पता है कि अगर वो सही पे नहीं करेंगे तो जो एम्प्लॉय है वो कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, इसलिए वो लोग अच्छा पे करते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट स्किल सेट्स एंड यू आर अप्लाइंग फॉर द राइट जॉब। बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है, वो लोग अनपेड इंटर्नशिप्स या फिर वॉलंटियर वर्क कर लेते हैं। तो वहां पे जो है उनको सिर्फ एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसा भी होता है। वहां पे एडवांटेज ये मिलता है कि आपका जो क्लॉक रहता है 60 डेज का वो स्टॉप हो जाता है। वरना कैसा है कि 60 डेज के अंदर आपको जॉब ढूंढना है, वरना आपको कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा बिकॉज यू विल बी आउट ऑफ स्टेटस। जब आप OPT पे होते हो तब आपका एम्प्लॉयर आपके लिए H1B एप्लीकेशन फाइल करता है, और अगर आप लकी हुए तो आपका एप्लीकेशन पिकअप हो जाएगा और आपको H1B वीजा मिलेगा। उस केस में आप F1 वीजा से ट्रांसफर करा लोगे अपना टू H1B वीजा। H1B वीजा जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीजा है, तो वहां पे आप अनपेड काम नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली आपको सैलरी मिलेगी वहां पे। और USCIS के अकॉर्डिंगली जो अभी मिनिमम सैलरी है H1B वीजा की वो है $60,000। तो कोई भी बंदा अगर US में H1B वीजा पे है तो उसको मिनिमम 60,000 तो मिल ही रहा है। दूसरा क्राइटेरिया वहां पे एक जो आता है वो है प्रिवेलिंग वेज का। वो ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को H1B वीजा पे जॉब देता है तो उसको सैलरी देना पड़ेगा जो प्रिवेलिंग वेज होना चाहिए, दैट विच इज द मोस्ट कॉमन वेज। तो अगर ये एरिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का सैलरी विद लाइक 5 years of experience is 1,20,000, तो H1B वीजा वाले को भी उतना मिनिमम देना ही पड़ेगा या फिर उससे ज्यादा। द होल लॉजिक बिहाइंड दैट इज कि अमेरिका में उन्हें टैलेंट नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो लोग इंटरनेशनली किसी को हायर कर रहे हैं, और इस रीजन की वजह से उनको उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट मार्केट रेट जो है उस पोजीशन का वो तो पे करना ही पड़ेगा ना। ये रूल क्रिएट किया था USCIS ने ताकि एम्प्लॉयर्स
ऐसा ना करें कि चीप लेबर के लिए इंटरनेशनल लोकेशन से लोगों को बुला लें यहाँ पे और फिर यहाँ पे सस्ते में काम करवाएं। लाइक जैसे पहले स्लेव ट्रेडिंग होती थी ना, वैसे कि स्लेव्स को मंगा लो और यहाँ पे पैसा ना पे करो और उनसे बहुत सारा काम करवाओ। तो वो रोकने के लिए ये रूल बना हुआ है कि प्रिवेलिंग वेज आपको देनी पड़ेगी, उससे कम आप नहीं दे सकते हो। एज पर Forbes.com आप देख सकते हो कि एवरेज एनुअल सैलरी जो था वो $1,29,000 था, और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इन द नेक्स्ट 10 years एवरेज एनुअल सैलरी 200,000 भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी खासी ग्रोथ होगी H1B की सैलरीज में। तो जिसका भी H1B वीजा लगता है उसको उसकी अप्रोप्रिएट सैलरी मिलती है। प्रिवेलिंग वेज कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिटीज। जैसे कि न्यूयॉर्क में प्रिवेलिंग वेज ज़्यादा होती है क्योंकि सिटी है, कैलिफोर्निया में ज़्यादा होगी, बट अगर आप कहीं टेक्सास में हो या फिर आप कोई इंटीरियर जगह पे हो जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो वहाँ पे सेम एक्सपीरियंस सेम पोजीशन की सैलरी कम होगी, बिकॉज इट्स नॉट प्रिवेलिंग वेज। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या सैलरी मिलेगी वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन पे या फिर एरिया पे या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग पे सिटी का। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कितना आपको सैलरी मिलेगा। बट मैं मेरे केस में बता सकता हूँ कि 2019 में जब मैंने जॉब चालू किया राइट आउट ऑफ कॉलेज, मेरे पास 1 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस था और इंटर्नशिप्स और कोऑप मिला करके आप 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस समझ सकते हो। उस टाइम पे मैंने जॉब ली साइबर सिक्योरिटी में एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, तो वहाँ पे वो फील्ड मेरे लिए नया फील्ड था, तो मैं फ्रेशर ही कंसिडर किया जाऊंगा। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था विद $85,000 एज माई स्टार्टिंग सैलरी। उस टाइम पे मैं OPT पे था। उसके बाद जब मेरा H1B पिकअप हुआ तो उस टाइम पे मेरा सैलरी इंक्रीज हुआ। मेरा ऑफिस जर्सी सिटी में था, तो वो एक सिटी है, तो वहाँ पे थोड़ा पे कंपेरेटिवली अच्छा खासा है इन कंपैरिजन टू एनी लाइक रिमोट एरियाज, राइट, या टेक्सास वेक्सास वहाँ सब। तो एक आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि अगर आप फ्रेशर हो विद 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस तो इतना आपका अराउंड स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है, एनीथिंग बिटवीन 80,000 to 100,000। ये मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एवरेज कंपनीज लाइक नॉर्मल टेक कंपनीज। अगर आप गूगल, फेसबुक या फिर एप्पल ऐसे बड़े कंपनीज में जॉब लेते हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी काफी अच्छा होता है। यू कुड बी गेटिंग एनीवेयर लाइक 150, 160 ऑल द वे टिल 250 इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड एवरीथिंग। बहुत ही अच्छी सैलरी है इन माय पर्सनल ओपिनियन। और क्या होता है कि अगर आप अच्छी कंपनी में एंटर करते हो तो फिर वो लोग आपके वीजा एप्लीकेशंस में और उन सब चीजों में काफी अच्छे से हेल्प करते हैं, और आपको चांसेस ऑफ यू हैविंग एनी वीजा प्रॉब्लम्स वुड बी लेस इन अ गुड कंपनी वर्सेस यू गोइंग टू अ बैड कंपनी जहाँ पे वहाँ पे उनका अच्छा इतना लीगल डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट नहीं होता है, तो वो लोग उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे आपको इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो देन स्टडी रियली वेल सो दैट यू कैन गेट अ गुड जॉब, बिकॉज इफ यू एंटर अ गुड कंपनी फ्रॉम द बिगिनिंग तो आपका कर्व भी वैसे अच्छा रहेगा और गुड थिंग्स विल हैपन इवेंचुअली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। If you like it, then please hit the like button, and if you have any questions or concerns, put them in the comment section. Thank you so much for watching this video, and have a nice day. अमेरिका में भी ये गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया वाले खेलते हैं।